Hello everyone, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We are on the fourth population interaction and that is competition. We have already started mutualism, commensalism and amensalism. If you have not watched my videos on them, please do watch it and then come on this one. So competition एक ऐसी interaction है जिसमें दोनों individuals को harm होता है. Now competition could be of two types. It could be interspecific, means between species. Okay, inter means between two species, or it could be intraspecific. Intraspecific means between same species. Means here in interspecific between different species would have been more correct. Clear? Earlier scientists they used to think that generally competition is intraspecific, that means between the same species. But ये सच नहीं था. Interspecific competition भी exist करता है. कहाँ exist करता है? Because example has been given in NCERT, that means we have to read it. साउथ अमेरिका लेक्स में फ्लेमिंगोज और फिशेस, फ्लेमिंगोज एंड फिशेस जो कि अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, दे फीड ऑन अ कॉमन रिसोर्स एंड दैट इज जू प्लैंक्टन्स. जू प्लैंक्टन्स मीन्स एनिमल्स, प्लैंक्टन्स मीन्स माइक्रोस्कोपिक. ओके, so zooplanktons are being eaten up by flamingos and fishes. So here you need to know that if they are asking interspecific competition, then you can give the example of flamingos and fishes in it. Generally होता क्या है, जब intraspecific competition होता है, that means species same है, राइट, बट ऑर्गेनिज्म अलग अलग है. मतलब स्पीशीज सेम है. ह्यूमन बीइंग भी कंपटीशन शो कर सकते हैं इंट्रास्पेसिफिक. अगर दो हंग्री लोग हैं और रिसोर्स कम है, खाना कम है, रिसोर्स इज लिमिटिंग, तो वो किसी एक ही ह्यूमन बीइंग को मिलेगी, राइट. सो इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ऑफ कोर्स only one will be survive as per Charles Darwin सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट, राइट. बट ऐसा देखा गया था कि जरूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटिंग हो. अगर रिसोर्स अनलिमिटेड भी है, मतलब रिसोर्स बहुत ज्यादा है, तब भी कंपटीशन इस बात पे डिपेंडेंट करता है कि कौन सी स्पीशीज जो है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी एबिलिटी खाने को लेने की ज्यादा है, जिनकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आर, जो हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जिस भी एनिमल का ज्यादा होगा उसकी फीडिंग एबिलिटी ज्यादा होगी. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटिंग हो कंपटीशन में. सो ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस, अर्लियर इट वाज थॉट दैट इट इज ऑलवेज इंट्रास्पेसिफिक, देन हमने पढ़ा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जांपल, फिर हम पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज ज्यादातर लिमिटिंग हो तो सोचा जाता था कि कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं है. रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो भी कंपटीशन होता है. जिस ऑर्गेनिज्म की आर वैल्यू ज्यादा होगी, आपने ग्रोथ कर्व में पढ़ा था कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कैन बी कैलकुलेटेड by subtracting B minus D, whereas B is per capita birth rate and D is per capita death rate. Now the next thing is, so यहाँ पे जब रिसोर्स अनलिमिटेड होती है और जिस भी स्पीशीज की आर वैल्यू ज्यादा होती है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन, देन यू कैन आंसर व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड and two species are feeding on the same resource, the species that has higher value of R will be surviving. Okay, next thing is Gauss's competition
exclusion principle. गॉस यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक प्रिंसिपल दिया था और उस प्रिंसिपल का नाम है गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. Many a times a question on this has come. The statement for this is, यही बात जो हमने इंटरफेरेंस कंपटीशन में भी पढ़ी थी, यही बात गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में है. दो स्पीशीज, no two species competing for the same resource can coexist. मतलब अगर दो स्पीशीज एक ही रिसोर्स है उनके खाने की, तो उनमें से एक ही रह पाएगा, दूसरा नहीं रह पाएगा. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इनिशियली वो रह भी रहे हैं, मान लो आपने 2 रैट्स को कमरे में छोड़ दिया और इनिशियली आपने 1 kg वीट वहां रख दिया, तो स्टार्टिंग में तो क्योंकि रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है, धीरे धीरे क्या होगी, उन दोनों रैट्स में कंपटीशन बढ़ जाएगा. जैसे जैसे गेहूं या वीट कम होता जाएगा, फिर वो रैट सरवाइव करेगा उस रूम में जिसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, जो ज्यादा फिट है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल ओनली सर्वाइव देयर अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन. अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मैक अर्थर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था कि रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर्स they existed on tree. 5 रिलेटेड स्पीशीज वॉबलर्स की एक ही ट्री पे रह रही थी बिना किसी को नुकसान करे. क्यों? क्योंकि उनकी ईटिंग, जो उनकी रिसोर्सेस थी, वो अलग अलग थी. सो दैट मीन्स गॉसेस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल. इट वॉज वेरी ट्रू. मैक आर्थर ने जो देखा था वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि वॉबलर्स एक ही पेड़ पे 5 रिलेटेड स्पीशीज जो है वो एक ही पेड़ पे रह रही हैं और 5 में से कोई मरा नहीं. क्यों नहीं मरा? क्योंकि उनको जो फूड था वो अलग अलग था. वो कंपटीशन नहीं कर रहे थे. अगर कंपटीशन करते तो 5 में से एक ही सरवाइव होता जो कि सबसे ज्यादा फिटेस्ट होता. सो जब कंपटीशन आएगा, यू नीड टू एक्सप्लेन इट इज अ पॉपुलेशन इंटरैक्शन इन विच बोथ द स्पीशीज मे बी एट लॉस. It could be intraspecific or interspecific. Earlier it was thought that it is intraspecific only. That means the competition within the species, and it occurs when resources are limited. But later interspecific competition was also being found, and it was seen in South American lakes, okay, between the flamingos and the fishes. जब आपको ये question आएगा, please do mention important points of the competition in the form of bullets, because जब आप बुलेट्स में या पॉइंट्स में लिखते हो तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसको आंसर का कीवर्ड ढूंढना नहीं पड़ता, पॉइंट्स रीड करने इजी है. तो आपको एग्जामिनर को ऐसे मान के चलना है कि आपको उसे शो करना है दैट यू नो द बेस्ट. सो यू नीड टू राइट अ गुड आंसर. आई होप दिस वीडियो हैज बीन अंडरस्टूड बाय ऑल. If not, please replay once again, and all the concepts that are being taken in it, they should definitely be there in your answer if a question comes on competition. Please do share and subscribe to my channel. Press bell icon too for the notifications. Thank you.